नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1994 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इंडियन पॉलिटी के वो आज हम सारे देख लेंगे। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि एक तो पॉलिटी आपकी वो ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के एग्ज़ाम में, और ऑलमोस्ट जो 40% क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और पॉलिटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, हम इस सीरीज़ में देख भी लेंगे। ये सीरीज़ ऐसी है, इसको आप बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए बिना किसी विलम्ब के साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही महीना बचा है आपके एग्ज़ाम में। 14 मई को आपको यूपीपीसीएस और 28 मई को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे कुछ याद करनी है। जैसे कि एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइसरॉय, ये कौन कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हम देख भी लेंगे। तो इसको याद करेंगे ए, बी और सी से। सी फॉर कैनिंग, बी फॉर बेंटिक और ए फॉर एच को डंडा लगा के वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहला 1773 के एक्ट से क्या बना था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक बना था, विलियम बेंटिक 1833 में। और वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बना था 1861 में, 1858 में। तो आइए बिना किसी विलम्ब के साथ क्वेश्चन शुरुआत कर ली जाए। पहला क्वेश्चन है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यह आपने पढ़ा भी होगा। ट्रेड मोनोपोली किससे खत्म हुई थी? ये हुई थी आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1830 से। तो चार्टर ऑफ 1833 से क्या खत्म हो गया था? टी और चाइना की ट्रेड भी। इसमें 1813 के एक्ट में दो ही मोनोपोली छोड़ी थी, बाकी सारी खत्म कर दी थी। टी और चाइना की मोनोपोली सिर्फ छोड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसी एक्ट में क्या हुआ था? इसी एक्ट में और क्या फीचर थे कि 1 लाख पर एनम वाला भी क्रिश्चियन मिशनरी भी इसी एक्ट में आपके आए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड डिस्कस द बजट? बजट डिस्कस करने की आपकी 1861 में आपकी 1892 वाले में हुई थी, क्योंकि 1861 में इंडियन मेंबर्स आए थे और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। वो आपका जो 1853 का 1857 की क्रांति से पहले का जो आपका लास्ट आया था क्या एक्ट, उसमें आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। 1861 में इंडियन मेंबर्स आए थे और 1892 के एक्ट में इनको डिस्कस द बजट, ये पावर कैसी थी? ओनली टू डिस्कस थी। इसमें वो वोट नहीं कर सकते थे या कुछ भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कह सकते थे या क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ क्या कर सकते थे? वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे बजट को। तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? वो 1892 के एक्ट के अकॉर्डिंग था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन कौन से एक्ट में हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1773 के एक्ट में। ये कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूँ कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसकी शासनकाल में ही ये 1773 का एक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था कलकत्ता में। इसका जो जज था उसका नाम था एलिजा इम्पे। इसके साथ वॉरेन हेस्टिंग की साठगांठ थी, तो इसने भ्रष्टाचार मचा के एक नंदू सिंह नाम का एक आदमी था और उसके 2 साथी और थे, जिनको क्या फांसी की सजा दे दी थी, जिसके कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या चला था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर इम्पीचमेंट की ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चली थी, पर इसको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था इसमें। तो इस कहानी से हम याद करेंगे क्या कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किससे हुआ था? 1773 के एक्ट से हुआ था। सबसे पहला ये एक्ट था ये। इसी में वॉरेन हेस्टिंग क्या बना था? आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। सुप्रीम कोर्ट का गठन विथ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। ये क्वेश्चन देखो कब आया था? 2010 में, और ये वाला क्वेश्चन आया है 2016 में। तो ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये ऑप्शन है ठीक। ये ऑप्शन ठीक है तो हमारा ये मान लो कि नीदर वाला तो गलत हो गया,
और ओनली टू वाला भी गलत हो गया, बचे हमारे ये दो। अब हमें देखना है कि दूसरा गलत है या नहीं, या सही है या नहीं, ये हमें देखना है सिर्फ। लेमनिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट, नहीं, मैंने अभी बताया, क्या कहानी बताई थी कि जज कौन था, जज था उसका एलिजा एम्पे, एलिजा इम्पे नाम का जज था, जिसकी वॉरेन हेस्टिंग के साथ साठगांठ थी। नंदू सिंह नाम के एक को फांसी दे दी थी, जिसके कारण इम्पीचमेंट हुआ था। इस कहानी से आप याद करोगे किसको, 1773 के एक्ट को। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था वो 1773 के एक्ट से हुआ था, और जो फेडरल कोर्ट है इसका गठन हुआ था आपके 1935 के एक्ट से, जो 1973 में शुरू हुई थी आपकी। तो ये क्या हुआ, फेडरल गठन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में। और क्या क्या हुआ था, सेंटर में डायरकी आई थी, प्रोविंसेस में डायरकी क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी आपकी। और बर्मा का जो विभाजन हुआ था वो इस एक्ट के बाद ही हुआ था, प्रोविजन इसमें ही लाया गया था। 1937 में बर्मा का विभाजन और फेडरल कोर्ट स्टार्ट हो गए थे आपके। ये फिर से ये क्वेश्चन 2014 में, सेम क्वेश्चन 2015 में, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, आप देख लो। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड कौन से ईयर में बताओ, 1935 के एक्ट से हुई थी। ये मैच द फॉलोइंग है, ये अभी मैंने बताया था जब हमने 1813 का एक्ट देखा था कि क्रिश्चियन मिशनरी की परमिशन कब मिली थी, 1813 के एक्ट में। 1 लाख पर एनम भी इसी से शुरुआत हुई थी आपकी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो आइए देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1773। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन अगर आप 1813 का एक्ट पढ़ लेते तो उससे भी आपका ठीक हो जाता। तो आइए देख लेते हैं, क्या आपका बी का 1 और सी का 3 आपको अगर पता होता तो क्या उससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता। सी का 3 और बी का 1, सी का 3 और बी का 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा संभव हो सकता है, सी का 3 और बी का 1, और किसी ऑप्शन में ऐसा संभव नहीं है। तो अगर दोनों ऑप्शन आपको नहीं भी पता होते, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होते तो भी आपका हो जाता। पर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2003 में, तो इसका मतलब है अगर ये क्वेश्चन हमने देख लिया होता तो हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन ठीक हो गए होते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या फीचर है, हम ऑप्शन भी देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि डबल गवर्नमेंट इसी को कहते थे, डबल गवर्नमेंट है वो इसी को कहते थे। एक तो शासन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये क्या थे, ये कंपनी के ही मेंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे, ये कंपनी के मेंबर थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखते थे, कमर्शियल फंक्शन देखते थे कंपनी का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका पॉलिटिकल फंक्शन देखते थे। तो उससे ये क्वेश्चन आए कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कौन से एक्ट से अलग हुए हैं, तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा आपका, 1784 का एक्ट हो जाएगा। ऐसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का क्या फीचर है, लो मेंबर ऐड हुआ था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ये हम आगे पढ़ेंगे कि लो मेंबर तो यहीं से ऐड हुआ था, और जो मैक्यूले था, हम 1835 में मैक्यूले मिनट्स पढ़ेंगे जब हम देखेंगे एजुकेशन कैसे भारत में प्रोग्रेस हुई थी ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में। तो और जो आपका सचिंदर प्रसाद सिन्हा थे, जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे गवर्नर जनरल की, तो वो कौन से मेंबर थे, वो थे आपके लो मेंबर के रूप में ही आपके ऐड हुए थे। तो ये हमने 1833 का एक्ट देख लिया है। एक और 1833 का फीचर मैंने पहले बताया था कि टी और चाइना की जो मोनोपोली है वो इसी से ही खत्म हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, डायरकी क्या होता था मैं बता देता हूँ आपको। डायरकी था कि दो, जैसे कि 7th शेड्यूल है अपना, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, ऐसे ही
जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो दो कैटेगरी में बांट दिए गए थे। एक तो जिसको गवर्नर जनरल अपने आप ही हैंडल करता था, और एक वो थे जिनको वो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद से हैंडल करता था। तो ये थे आपके डायरकी। डायरकी कब शुरू हुई थी, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। तो डायरकी जो शुरू हुई थी वो 1990 में शुरू हुई थी। कहाँ पर? प्रोविंसेस में। तो प्रोविंसेस में डायरकी कब शुरू हुई थी? 1919 में। 1935 में प्रोविंसेस में अबोलिश कर दी गई थी। और ये कहाँ शुरू कर दी गई थी? ये सेंटर में शुरू कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो डायरके में क्या क्या थे? डायरके में रिजर्व सब्जेक्ट थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे? लेस इंपॉर्टेंट थे। तो उसको क्या करता था गवर्नर? क्या करता था? एड ऑफ मिनिस्टर से लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो रिस्पॉन्सिबल होगी उनसे देखता था, और बाकी सब्जेक्ट को वो खुद ही बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से मदद से हैंडल करता था। विच ऑफ फॉलोइंग ए डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड? अभी मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से क्या करा था आपका? डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी। इसको और क्या कहते हैं? इसको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते थे। और 1909 के एक्ट को क्या कहते थे? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ऐसे ही चलो मैं बाद में बता दूंगा आपको एक और ट्रिक, जब आगे क्वेश्चन आएगा उस ट्रिक का। डायरकी सेटअप हुई थी 1919 के एक्ट से, पर डायरकी यहाँ पर क्या पूछा गया है? सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे 1935 के एक्ट से शुरू हुई थी डायरकी, और ये प्रोविंसेस में अबोलिश हो गई थी 1935 के एक्ट से। एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये कब आए थे? ये आए थे आपके 1909 में। इससे पहले क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि स्वराज, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, स्वराज मूवमेंट को। पर मॉडरेट चाहते थे कि जो 1919 एक्ट है वो आने वाला है, तो हम अंग्रेजों को क्या ना करें? गुस्सा ना करें, क्योंकि वो हमें क्या दे देंगे? कुछ कैरेट दे देंगे। अंग्रेज क्या नीति अपना रहे थे? कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाते थे। ये हम कहाँ देखेंगे? ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। बाकी आप याद कर लो कि 1919 का एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की एक ट्रिक हम बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से शुरू हुआ था, 1909 में मिला था, 1919 में मिला था, और 1935 में भी मिला था। ऐसे कैसे कैसे मिला? 1909 में मिला था मुस्लिम को, याद रखिएगा। 1919 में मिलेगा आपका सिख को और क्रिश्चियंस को, और 1935 में मिलेगा आपका वुमेन को। सबसे लास्ट में वुमेन को, पहले मुस्लिम फिर सिख और क्रिश्चियन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप याद करेंगे इसको। फीचर 1900 इंडिया एक्ट में कौन कौन से आए थे? डायरकी। डायरकी पर याद करना कहाँ पर? प्रोविंसेस में। हाँ, तो ये नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नंबर 1 ठीक, तो मतलब बी ऑप्शन आपका गलत। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट हमने अभी देखा। सेपरेट इलेक्टोरेट कहाँ पर आया था? 1909 में मुस्लिम को मिला था। 1909 में तो मैंने बताया सिख और क्रिश्चियंस को ही मिला था। तो दो गलत, दो गलत, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, और तो ये तो ठीक है ही आपका। आप देख लें तीसरा ठीक है नहीं है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ये भी ठीक होगा। ये भी इसका एक फीचर है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर तो प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मिल गई थी। इसको क्या है कि आपका 1773 से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बॉम्बे और मद्रास की, उनकी पावर कम करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, जो जाके 1833 में पूर्ण सेंट्रलाइज कर दिया था। इसको 1857 के बाद जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश को लगा कि ये ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है, तो 1861 के एक्ट के बाद ये पावर डिवोल्व करने लग गए थे ये इंडियंस को, और किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी। तो 1919 के एक्ट में भी प्रोविंसेस को कुछ ये आपकी करी गई थी, क्या? डिवोल्व पावर। इसमें सिर्फ यही दिखाया गया है, यही बताया गया है। मॉन्टेगो कैम्सम रिफॉर्म 1919, वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन
एज ऑफ 21 नहीं, अभी 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 मैंने बताया था, क्या बताया था, विमेन ट्रिक क्या थी, 1909, 1919 और 1935, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और विमेन। तो विमेन को 1935 में मिलेगा, ना कि 1919 में। आपका 1 गलत है, तो ये गलत, ये गलत, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, इंडिया एक्ट वुमेन सीट इन, ये ठीक है, तो ओनली 2 आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इनको याद करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। With reference to Indian Civil Service, which of following statement is correct? Government of India Act 1919 provided for a separate civil services examination which to be held in India. ये आपका ऑप्शन ठीक है। 19 का एक्ट था, उसमें इंडिया में हेल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस के लिए, वो कब शुरू हुए थे? रिटर्न एग्जामिनेशन सिविल सर्विस के लिए शुरू हुए थे 1853 में। कोशिश करी गई थी 1833 में, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनके कारण ये नहीं हो पाया था। तो 1853 में ये शुरू हुए थे, क्या आपके सिविल सर्विस के रिटर्न एग्जाम, और इंडिया में हेल्ड उन्हें कहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे? 1919 के बाद ये स्टार्ट हुए थे। इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडिया वाज मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। ये भी ठीक होगा आपका। 1941 के बाद ये क्वेश्चन आपका हार्ड में आता है, अगर ये आपको स्किप भी कर सकते हैं अगर ये कभी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है आपका, ना ही आपकी हिस्ट्री की बुक में दिया गया है। मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 3 बार आपकी लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हूँ और 2 बार स्पेक्ट्रम। मेरे को तो ऐसा कहीं पर मिला नहीं है कि इंडियन सिविल सर्विस की 1941 में परसेंटेज क्या है। पर कॉमन सेंस के जरिए अगर आप चाहो तो ये 50-50 हो गया है, तो 50-50 में आपको कर लेने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि हमें ये पता है ये वाला ठीक है, तो ये या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। तो इसमें से 1941 में आपको पता है कि ब्रिटेन चाहता था कि उसके पास से पावर ना जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इसलिए उसने इंडियंस को ज़्यादा पावर डिवोल्व कर दी थी। तो हो सकता है ये ऑप्शन ठीक हो या नहीं हो, हम कंफर्म नहीं है। फिर भी हम अगर ऑप्शन लगाते तो ये लगाते, या फिर अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी का किससे आया था? ये आपका आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन भी हार्ड में ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था। एक्ट क्या कर दिया था इसने? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन गवर्नर्स एंड सेंटर इन गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा आपको। पर जो क्वेश्चन एक बार आ गया, वो अगर आप दोबारा गलत करोगे तो वो आपकी गलती है। एक बार आपको नहीं पता, नहीं आया तो वो चल जाएगा, पर अगर ये क्वेश्चन दोबारा आया तो ये भी आपने गलत करा, तब आपकी गलती है ये। बाई कैमरल फर्स्ट टाइम मतलब 2, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा बाई कैमरल आपके क्या हैं? हाउस हैं। बाई मतलब 2 हाउस कब शुरू हुए थे? ये आपके 1919 में ही शुरू हुए थे। और क्या शुरू हुआ था 1919 में? डायरकी प्रोविंसेस में। और अभी हमने क्या देखा था? सिविल सर्विस के इंडिया में एग्जाम होने भी यहाँ से ही स्टार्ट हो गए थे। और क्या मिला था? सिख एंड क्रिश्चियंस को भी यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था। आप ये भी याद करेंगे। बाई ये फिर से रिपीट हो रहा है। पहले 2008 में क्वेश्चन आया, फिर MPPCS में 2013 में आया, तो बाई कैमरल 1919 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कब स्टार्ट हुए थे? ये आपके याद करेंगे 1861 में स्टार्ट हुआ था ऑर्डिनेंस इशू पावर। किसके कारण? ये दिया गया था सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था, और ये शुरू हुआ था आपका 1861 में शुरू हुआ था। इसे भी आप याद करेंगे। सॉरी, हाँ, ये फिर ऑप्शन ही गलत है ये, क्योंकि जो वाइस रॉय वॉज एम्पावर्ड टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस विदाउट परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एक्ट ऑफ 1831। जो वाइस रॉय को, अच्छा, ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। ऐसे ही कंफ्यूजन हो सकता है रियल एग्जाम में भी, जैसा कि हमने देखा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रेलिक ऑफ, मतलब जो अभी पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, वो
किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है कि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कहाँ से लिया गया है, जैसे यूएसएसआर से हमने जो लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन वो लिए थे, तो ये कहाँ से लिया है, ऑर्डिनेंस वाला हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। पर इसमें अगर 1861 का एक्ट होता और ये पूछा गया होता कि सबसे पहले पावर कौन से एक्ट में दी गई थी इशू करने की, वाइस रॉय को 1861 के एक्ट में दी गई है, पर इसमें 1861 का तो जिक्र है ही नहीं ऑप्शन में चारों में से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक। तो हमें क्वेश्चन भी पढ़ लेना जरूरी है। Which of act first time made it possible for Indian to take some share in administration of the country? कौन से, इसमें पूछा गया है कि कौन से एक्ट से इंडिया में फर्स्ट टाइम पर ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर ये लेजिस्लेटिव का प्रश्न पूछा होता कि सबसे पहले लेजिस्लेटिव में ये पूछा गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले कब शेयर मिला था, अगर ये प्रश्न होता कि लेजिस्लेटिव में या लॉ बनाने की प्रोसेस में कि इंडियन को सबसे पहले कब मिला था, तो वो आपका ऑप्शन हो जाता 1861 का एक्ट, और पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 1833 का एक्ट। ये भी आपका लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, पर आप अब याद कर लेना, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। अगर ये पूछा गया होता कि लेजिस्लेटिव पावर इंडिया को कब मिली थी इंडियंस को सबसे पहले, तो वो था 1861 के एक्ट में। और अगर अभी आगे से कोई भी पर्सन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर कब दी गई थी, तो वो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से हमने सेंटर में दायर की 1935 से लिया था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर सेंटर स्टेट में इससे लिया गया है, सेंटर में दायर की फेडरल कोर्ट, इसी के बाद ये आपका जो आरबीआई है उसका गठन भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ये भी आप याद करेंगे। फेडरल सिस्टम और डायरकी एट सेंटर, ये किससे लिया गया है, क्वेश्चन रिपीट है, याद कर लेना, क्वेश्चन रिपीट है 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन कब में लिया जाएगा, फेडरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तब याद कर लेना 1935 का एक्ट ही उसका ऑप्शन होगा। फेडरल पॉलिटी, फिर से फेडरल आ गया, फेडरल 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 में आप 1935 आंख बंद करके लगा देना। फेडरेशन फेडरेशन, फिर से फेडरेशन आ गया, फेडरेशन में आंख बंद करनी है और 1935 लगा देंगे। और सॉरी, इसमें फेडरेशन में 1935 था, पर इसमें पूछा गया कि रेजिड्यूरी पावर किसको दी गई थी, रेजिड्यूरी पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। इसमें वाइस रॉय ऑप्शन होता तो वाइस रॉय भी आ जाता, या फिर इसमें गवर्नर जनरल भी इसमें बोल सकते हैं। तो रेजिडुअल पावर, क्योंकि जो लिस्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, वो लिस्ट भी कहाँ से ली गई हैं, लिस्ट भी यहीं से ली गई हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से, इसी में लिस्टों का जिक्र किया गया है। तो लिस्ट सबसे पहले इसी में दी गई थी आपकी। गवर्नमेंट रेजिडुअरी पावर, फिर से प्रश्न आ गया है गवर्नर जनरल 2008 में यूपीपीसीएस, ये देखो यूपीपीसीएस 2008 में आया, 2018 में सेम क्वेश्चन आईएएस वाले एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप ये मत देखना कि जो क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस में आ गया तो वो आईएएस में नहीं आया, कि आईएएस में क्वेश्चन आता है वही यूपीपीसीएस में रिपीट होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, बीपीपीसीएस का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है आईएएस वाले में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्कर रामबाण है आपका हर टाइप के एग्जाम के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945। इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या नहीं लिया गया है। अच्छा, इसमें मतलब इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव ये भी लिया गया है। फेडरेशन मैंने बता दिया था, फेडरेशन कहीं पर आ जाए तो आंख बंद करके क्या लगाना है, तो ये भी ऑप्शन ठीक होगा, मतलब ठीक है। तो इसमें नोट पूछा गया है तो ये ऑप्शन भी हम नहीं होगा। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेटिव, ये भी यहीं से लिया गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका इसका फीचर नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका
ब्रिटिश पार्लियामेंट से, सॉरी ये यूएस पार्लियामेंट से लिया गया। वन अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर। ये आप याद कर लेना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि नोट पूछा गया है या क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950। फेडरेशन मैंने बता दिया, आंख बंद करनी है और क्या लगाना है 1935, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। रेजिड्यूरी पावर हमने देख ही लिया है, किसको मिलती हैं रेजिड्यूल पावर? गवर्नर जनरल को। इसमें क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को। क्या लेजिस्लेटिव को अंग्रेज पावर देंगे? नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहीं से शुरुआत करी गई थी, जो मैंने बताया कि 1833 में किसका पीक आया था? सेंट्रलाइजेशन का। ऐसे ही 1935 के एक्ट में किसका पीक आया था? डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन पावर का पीक कहाँ पर आएगा? 1833 के एक्ट से। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का फीचर का पीक कहाँ से आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1935 के अबोलिश दायर के प्रोविंशियल लेवल। ये भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है? मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट 40 से 50% हिस्सा, या फिर ज़्यादा ही बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इंडिपेंडेंस दी थी इसको? नहीं, इंडिपेंडेंस इस एक्ट से नहीं मिली थी। इंडिपेंडेंस आपको मिली थी माउंटबेटन प्लान से। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया भी माउंटबेटन प्लान से हुआ था, इससे नहीं हुआ था। नेटिव स्टेट्स इससे भी अबोलिश नहीं हुए थे। जो नेटिव स्टेट हैं वो आपके इसके अकॉर्डिंग माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग नेटिव स्टेट को 2 चॉइसेस दी गई थी, क्या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, 1937 में हुआ था, और 1935 एक्ट के बाद ही हुआ था। इसमें ही इसका प्रोविज़न दिया गया था। और 1937 में क्या हुआ था याद करो, एक फेडरल कोर्ट आई थी आपकी, वो भी 1935 के एक्ट के बाद ही आई थी। हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन इलेक्शन ऑफ ईयर 1937? इलेक्शन आपके 1936 और 1937 ईयर में हुए थे। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुए थे? वो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग हुए थे। इसमें 11 प्रोविंसेस थे, उसमें इलेक्शन हुए थे। मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उस टाइम पे इसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। 8 प्रोविंस में क्या मिली थी? कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी थी। और इसमें से जो इसका क्या फीचर है, इसमें क्या देखेंगे? NWFP बंगाल, ये जो आपके क्या थे? मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, इनमें भी कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बना ली थी। इसके बाद ही मुस्लिम लीग एक्टिव हुई थी और वो उन्होंने मुस्लिम को हिंदू से अलग करना स्टार्ट कर दिया था। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग फीचर है? ये है आपका क्रिप्स मिशन। सबसे पहले जो फ्रेमिंग ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो एक्सेप्ट किया था वो आपका क्रिप्स मिशन ने किया था। प्रपोजल एक्सेप्ट किया था किसने? आपका सबसे पहले ये आपका क्रिप्स मिशन ने किया था, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये आपके किसके शासनकाल में आई थी? ये हम हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपकी आई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आई थी। ये कंट्रोवर्सी किस में है? इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल एक बिल पारित हुआ था, सॉरी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एक्ट नहीं बन पाया था। इसमें क्या कहा गया था कि पहले यूरोपियन जो लोग थे उसको सिर्फ यूरोपियन जज ही सज़ा सुना सकता था, पर इंडियंस को एक यूरोपियन जज और इंडियन जज दोनों सज़ा सुना सकते। तो इल्बर्ट बिल में क्या सजेशन दिया गया था? तो इल्बर्ट बिल में सजेशन दिया गया था कि यूरोपियंस को एक इंडियन जज भी क्या कर सकता है? ट्राई कर सकता है, सज़ा सुना सकता है। पर इसका बहुत बुरी तरह विरोध हुआ था यूरोपियंस के द्वारा, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया था।
1883 में हुआ था ये, किसमें? वाइसरॉय रिपन के शासनकाल में। रिपन के शासनकाल में 1881 में सबसे पहली जो सेंसस है, फॉर्मल सेंसस, वो आई थी। इससे पहले 1870 में आपकी सबसे जो पहली सेंसस है वो किसके शासनकाल में आई थी? वो आपके लॉर्ड मायो के शासनकाल में आई थी। ये हम किस में देखेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे आपका। कैबिनेट मिशन प्लान ने अलॉट करी थी क्या? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीट्स। वो कैसे करी थी? वो करी थी आपकी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट। एक सीट कितने पॉपुलेशन पर? 10 लाख सीट पर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक सीट आपकी दी गई थी, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन प्लान का कौन मेंबर नहीं था? विलियम वुड नहीं था, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर तीनों इसके मेंबर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके अंदर इलेक्ट हुई थी? ये हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। कैबिनेट मिशन प्लान है जिसने सबसे पहले, ये क्वेश्चन रिपीट है, देख लो आप, 2012, 2009 और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है, याद करो आप, जस्ट अभी आया था 2-3 पिछले पेज में, कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसमें आई थी? ये आई थी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बनी थी? ये आपकी बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का? वो था आपका जवाहरलाल नेहरू। और इसका प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट था वाइस रॉय। वाइस रॉय इसका प्रेसिडेंट था और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इसका जवाहरलाल नेहरू थे। याद कर लेना आप इसको। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट 1946 में, इसका पार्ट कौन नहीं था? राधा कृष्ण इसके पार्ट नहीं थे। स्वामी डॉक्टर एस राधा कृष्ण इसका पार्ट नहीं थे। आप याद कर लेना। ये आप कहाँ से याद करोगे? ये पूरी लिस्ट दी गई है आपकी लक्ष्मीकांत में। लक्ष्मीकांत में आपकी ये लिस्ट दी गई है कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था और इंटरिम गवर्नमेंट में कौन नहीं था। लक्ष्मीकांत में क्या नहीं दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा आगे आएगा इसमें, कि लक्ष्मीकांत में क्या नहीं दिया गया। ये आपको लक्ष्मीकांत से याद करना पड़ेगा कि कौन था क्या नहीं था। जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास, ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास सेम पोर्टफोलियो था दोनों गवर्नमेंट में। इंटरनल जो आपकी पहली गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी पार्टीशन के बाद, और इंटरिम गवर्नमेंट में भी। वेवल प्लान के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, और वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट कुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये भी आपकी समझदारी के ऊपर ही है कि क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, पर ये आपको अपने कॉमन सेंस के द्वारा ही ठीक करना पड़ेगा। इसमें कि वेवल ने सोचा कि ये पार्टीशन इससे अवॉइड हो जाएगा, नहीं, वेवल ने ये नहीं सोचा था। और ये आप क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम में एक लाइन दी गई है, स्पेक्ट्रम में लाइन दी गई है कि वेवल प्लान के बाद मुस्लिम लीग को वेवल ने एक वीटो दे दी थी, मुस्लिम लीग को वीटो दे दी थी। आपको स्पेक्ट्रम में लाइन है, तो ये इसका हो ही नहीं सकता, ये ठीक हो ही नहीं सकता कि वेवल चाह रहा था कि पार्टीशन ना हो, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग को एक वीटो दी थी, वर्चुअल वीटो दे दी थी, जिसके कारण वेवल प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये शायद कोई सी बुक में नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, 1996 में क्वेश्चन आया है, दोबारा आ सकता है, शायद आया भी हो, तो आपको याद कर लेना कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने दिया था? 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। और सबसे पहले ऑफिशियल मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की थी ऑफिशियल। ये दिया गया आपका लक्ष्मीकांत में। असेंबली वाज बेस्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। नहीं, ये गलत है। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये भी ठीक है। वेरियस कमेटी, कमेटी से वर्क करती है, भी ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस टाइम पे
ना तो अडल्ट सफरेज था, क्योंकि कुछ लोगों को ही ये आपका दिया गया है, आपका स्पेक्ट्रम में ये सब कुछ दिया गया है, शायद लक्ष्मीकांत में भी दिया है ये, कि पूरी पॉपुलेशन को आपकी वो वोटिंग के राइट्स नहीं थे, और डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनका चयन हुआ था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। जो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसके जो मेंबर थे, उन मेंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोट के से ही क्या गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था। ये मल्टी पार्टी बॉडी थी, हाँ थी, और अलग अलग इसकी कमेटी थी, है हाँ, ये ऑप्शन भी ठीक है। ये क्यों ठीक है, क्योंकि इसको हम देखेंगे, लक्ष्मीकांत में दिया भी गया है कि कौन सी कमेटी का कौन मेंबर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी ये आपकी, जिसके भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे, अध्यक्ष थे, उसको भी हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन 1993 में आया हुआ था, और 2018 में RAS में ये देखो रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, एक लाइन भी चेंज नहीं है, देख लो आप। इनकरेक्ट इसमें क्या स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमेटी, अभी पढ़ा है, हाँ ये ठीक है। माइनॉरिटी कमेटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन असेंबली। भारत का सबसे अच्छा फीचर ही ये है कि सारी माइनॉरिटी को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया गया है स्टार्टिंग से ही, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अभी यहीं पर देखा है हमने कि अडल्ट सफरेज से ये नहीं थी, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ठीक। ये 1993 का क्वेश्चन है, और ये आपका दूसरी बार रिपीट हो रहा है, आप ये ध्यान रख लो। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। अभी मैंने बताया है, अगर ये पहले वाला क्वेश्चन भी आप देख लेते, कि मैंने अभी अच्छे से देख लेते, इसलिए ऑप्शन को रिसर्च करना भी थोड़ा ठीक रहता है। कि मैं बता था कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था उनका, उनको किसने इलेक्ट किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे 1946 वाले, उनमें ही उनके ही जो मेंबर थे उन्होंने ही इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। With reference to Indian history, the member of Constitution Assembly provinces were 2002, सेम क्वेश्चन 2013, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। सिर्फ ये वाला वर्ड इधर जंबल कर दिया। 2002 कौन कहता है कि IAS के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, 4 क्वेश्चन तो रिपीट हिस्ट्री में एक टॉपिक में हो गए इनके। हु वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, ये तीसरी बार रिपीट हो गया है। बाई प्रोविंशियल असेंबली 1993 में UPPCS में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या पूछा गया है, इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और अगर ये पूछ लेते हैं कि इसमें से सबसे पहला चेयरमैन कौन था, टेम्परेरी चेयरमैन, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कौन सी प्रैक्टिस, फ्रेंच प्रैक्टिस के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि ये क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे। 9 दिसंबर को इनको बनाया गया था, और 11 दिसंबर को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, तो आप याद करना पड़ेगा। 2005 सेम क्वेश्चन, 1990 फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय 2013 सेम क्वेश्चन रिपीट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट डे सेशन 9 दिसंबर को, टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चेयरमैन फिर से रिपीट है 2007 में, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अगर सच्चिदानंद सिन्हा सर का नाम होता तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता, पर इसमें नाम उनका नहीं है, तो ये अच्छी बात है। वो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया, रिपीट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टेब्लिश्ड ऑन, अभी बताया, रिपीट।
फर्स्ट सेशन रिपीट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिपीट, फर्स्ट सेशन रिपीट, मीट फॉर फर्स्ट टाइम रिपीट, रेजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडोप्टेड। रेजोल्यूशन ये लक्ष्मीकांत में आपका दिया गया है, वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा ये। इसका आंसर क्या है? 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसमें कर लिया था? 22 दिसंबर को कर लिया था। और ये पास किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको मॉडिफाइड वर्जन जिसका क्या है? इसका मॉडिफाइड वर्जन आपका प्रीएम्बल है। हु प्रपोज्ड, फिर से रिपीट है, प्रपोज्ड प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था ये? अभी देखा हमने इसी क्वेश्चन में, 13 दिसंबर को। और अडॉप्ट कब किया था? 22 जनवरी को। प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिपीट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा बताना है कि कौन से क्या है? करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया है, ध्यान रख लेना। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय जवाहरलाल नेहरू, ये आपका ठीक है, एक ठीक है, एक ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। प्रीएम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। इसमें लक्ष्मीकांत में स्पेसिफिक दिया गया है कि जो पावर ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे करता है? वी द पीपल। प्रीएम्बल की पहली लाइन ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर ड्राइव करता है? वो करता है पीपल ऑफ इंडिया से। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, नहीं, ये गलत है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। 4 गलत, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। अगर आपको ये ऑप्शन ठीक पता होता कि ठीक है या गलत है, तो आपको दूसरे ऑप्शन पता होने की भी आवश्यकता नहीं थी। हाउ मैनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड? टोटल में आपके 12 सेशन हुए थे, 11 सेशन प्लस 1, जिसमें लास्ट वाला सेशन जिसमें आपका अडॉप्ट किया गया था वो कब हुआ था? 24 जनवरी को। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लिया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे आपके? KM HC मुखर्जी। 2 थे वैसे तो, पर इसमें HC मुखर्जी जी साहब दिए गए हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन ठीक। सॉरी, थोड़ा ऊपर देखते हैं हम। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आपके थे HC मुखर्जी, ये 2 थे वैसे तो, पर इसमें HC मुखर्जी साहब दिए गए हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी KM मुंशी। KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के ओनली क्या थे? कांग्रेस मेंबर थे। राजस्थान प्रिंसली स्टेट के कौन मेंबर थे? VT कृष्णाचारी। ये शायद RAS का क्वेश्चन होगा, ये आपका RAS का क्वेश्चन है। तो अगर आप RAS दे रहे हो तो राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता होता, राजस्थान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, तो ये आपका ऑप्शन भी ठीक नहीं हो पाता। Among the following was the chairman of Union Constitution Committee of Constitution Assembly। ये क्वेश्चन अभी आया है, तो इसलिए क्वेश्चन भी देख लेना चाहिए कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू 2013, ये 2005 में आया हुआ। तो IAS वाले क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट करके दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू इनका आंसर हो जाएगा ठीक। ये कहाँ पर दी गई है लिस्ट? ये आपकी लक्ष्मीकांत में लिस्ट दी गई है। फंडामेंटल राइट की कमेटी आपकी सरदार पटेल के हाथ में थी। स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी अभी हमने देख लिया है किसके थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सी का 2 सिर्फ इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो ये आपके 2 ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो ये आपका 50-50, तो यहीं सही आपका हो जाना चाहिए ठीक। और ड्राफ्टिंग कमेटी आप सबको पता है सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, कौन हिस्सा था इसका? BR अम्बेडकर। तो D का 1, तो आपका A ऑप्शन हो जाएगा ठीक।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन अध्यक्ष थे? वो थे आपके सरदार पटेल। ये आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। तभी मैं कह रहा हूँ 3 बार कम से कम आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, तब आपको जाके याद होंगे। और सभी आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आप देख भी पा रहे होगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर साहब, हमने देख लिया। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर। ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, सरदार पटेल इसका हिस्सा थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वैसे एसएससी वगैरह टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें भी दे दिया गया है, यूपी लोअर में 7 मेंबर थे इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे? जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो जो जिसमें 2 ऑप्शन हो वो तो हो जाएगा गलत, ये आपका ऑप्शन है गलत। एन गोपालस्वामी भी नहीं थे, 1 वाला भी गलत, सॉरी, एन गोपालस्वामी अयंगर थे आपके, सॉरी मैंने इनको इस नाम से नहीं, इस नाम से याद कर रखा था। Who among the following was not a member of drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं थे, 2014 2012 रिपीट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैन ऑफ BR अम्बेडकर ऑन 29 अगस्त 1947 को। ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, आप याद कर लेना इसको, क्योंकि इससे पहले किसी ने याद नहीं किया होगा ये, तो अभी अगर आप याद नहीं करोगे तो वो आपकी गलती है। 2008 का क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है, तो 29 अगस्त इसकी डेट याद कर लेना आप, क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर अगर एक बार आ गया तो आपको याद कर लेना चाहिए। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, याद कर लेना, लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई BN राव। फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? BN राव के द्वारा। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? ये आपका हुआ था 22 जुलाई को। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 22 जुलाई को। ये 4-5 डेट आपकी नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम वगैरह की 22 जुलाई, 24 जनवरी, 22 जनवरी, ये किस में दी गई हैं? ये आपकी लक्ष्मीकांत में दी गई हैं, तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए। वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी आपकी क्या हैं? ये आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी है, मेन कमेटी, ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है। 2-3 बार आप इनको देखोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 22 जुलाई, ये 2004, और अभी ये क्वेश्चन आया 22 जुलाई वाला, कब था ये? 1990 का क्वेश्चन है, ये 2004 में आपका रिपीट हुआ है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा ठीक आपका। तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो ही गए, एक ठीक है, तो 50-50 तो हो ही गया। अब आपको नेशनल फ्लैग पर कितने व्हील्स हैं? 24 स्पोक्स हैं, 21 नहीं है, तो ये आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा हमें पता हो या ना हो, इससे भी कोई आवश्यकता इसकी है नहीं। वैसे आप एक बार देख लो, क्योंकि दोबारा रिपीट हो सकता है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो है आपका 2:3 का, और अडोप्ट हुआ था, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। थर्ड रीडिंग कब हुई थी? ऐसे क्वेश्चन वैसे थर्ड रीडिंग सेकंड रीडिंग वाले बहुत कम आते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे है नहीं, पर एक बार क्वेश्चन अगर आ गया है तो इसको याद कर लेना ही ठीक है। वैसे थर्ड रीडिंग 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को ये ख़त्म हो गई थी। ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, पर इतना आप ज़्यादा याद करोगे तो बाकी जो मेन पॉइंट है वो आप भूल जाओगे, तो इनको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लक्ष्मीकांत से एक बार अगर पर ये क्वेश्चन आ गया है तब आप याद कर सकते हैं, वो तो आपको करना भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडिया वाज कंप्लीटेड कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये जैसे कि दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये 26 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग कौन सी थी? लास्ट रीडिंग थी, 3 ही रीडिंग हुई थी, तो कंप्लीटेड कब हुआ था? 1949 को। तो ये 2014 में क्वेश्चन आया है, ये किसका रिपीट हुआ है? ये यहाँ से रिपीट हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन भी देख लेना बहुत सही है।
अडोप्टेड कब हुआ था? ये आपका 26 नवंबर 1949 को अडोप्टेड हुआ था, ये प्रीएम्बल में दिया गया आपका। अडोप्टेड और इनेक्टेड दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया था, और जो इनेक्ट हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। केम इनटू फोर्स या इनेक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी को। और अडोप्ट कब हुआ था ये ध्यान रख लेना, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, गलत हो जाते हैं बहुत बार ये जल्दी जल्दी में। करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। लास्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट भी आपकी लक्ष्मीकांत में दी गई है। एक बार एक डेट आ गई है तो याद करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा इसका रास्ता नहीं है। 26 जनवरी क्यों सिलेक्ट हुई थी ये हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसी दिन 1930 को लाहौर सेशन में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1929 को मनाया गया था, सॉरी 26 दिसंबर में, और ये बोला गया था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये आप ध्यान कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। अडोप्टेड बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, यही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन किसका था? 1994 बीपीएससी का था। तो ये मत सोचना कि बिहार का क्वेश्चन है मैं यूपीपीएससी दे रहा हूँ, या बिहार का क्वेश्चन है मैं आईएएस वाला एग्जाम दे रहा हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बीपीएससी के क्वेश्चन आईएएस में, बीपीएससी के क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीएससी के क्वेश्चन आईएएस वाले एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्योंकि लिमिटेड ही कंटेंट है। अडोप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। केम इनटू फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। रिपीट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बताओ? बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम, ये आपका कहीं पर भी नहीं दिया गया है, किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, याद ही करना पड़ेगा। ये इसका आंसर क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। ऐसे क्वेश्चन क्या है हार्ड में आते हैं। तो कहाँ से गया था इनको? पुणे से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको सीट मिली थी। जो सबसे पहले पार्टीशन से पहले इनको कहाँ से सीट मिली थी? ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अनडिवाइडेड बंगाल से मिली थी, पर इसको पाकिस्तान जब अलग हो गया उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुणे से इनको सीट मिली थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक ही बार आया है, याद कर भी सकते हैं पर कॉस्ट इफेक्टिव इतना है नहीं। 1891 और 1956 इनकी डेथ और बर्थ एनिवर्सरी है। जनगणमन किस ईयर में अडॉप्ट हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट भी आप याद कर लेना क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि इन ऐसी डेटों के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय ऑन 26 जनवरी 1950। Discussion in third round table conference eventually led to the passing of Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for All India Federation. तो फेडरेशन का तो मैंने बोला था कि आंख बंद करके लगाना ही है, तो दो तो ठीक होगा ही। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या हुआ था? 1935 के एक्ट को पास कर दिया गया था। इसमें कौन से थे? इसमें जो आपके 1927 में आपका क्या आया था? 1927 में आपका साइमन कमीशन आया था, उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। उस रिपोर्ट को वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी उस पर, और उसी की जो इम्प्रूवमेंट है उनको अपनाते हुए 1935 का एक्ट इनेक्ट किया गया था। तो दोनों ही आपकी ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ कंट्री। इट इज नॉन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन।
ये आपका ठीक है, अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बना गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, ये बात भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी आप ध्यान कर लेना। डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाई मौलाना आज़ाद, ये भी कहीं पर नहीं दिया गया है, पर अगर दोबारा रिपीट हो तो आप गलत मत कर देना कि अडल्ट फ्रेंचाइज को 15 साल बाद देने की बात किसने कही थी, ये कही थी आपकी मौलाना आज़ाद ने। करेक्ट आंसर बताना है, ध्यान रख लेना आप। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ सही बात है। इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हाँ ये भी सही बात है। और क्या ये इसका सही आंसर है? डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पर लोगों का शासन हो। कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है इसका कोई इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम आपको पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ओल्डेस्ट एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, पर इसका कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। Among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after independence of India, इसका आंसर है महात्मा गांधी। ये भी किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, पर अगर आगे से आपका कहीं भी आए तो आपको याद कर लेना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में नहीं दिया गया है, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। अगर आप नहीं देखोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बुक में नहीं है और दोबारा क्वेश्चन आएंगे तो आप भूल जाओगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब आप खुद से पढ़ो तो इनको या तो हाईलाइट कर लेना या अलग से लिख लेना, क्योंकि ये बुक में नहीं दिए गए हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? ये JB कृपलानी साहब थे पार्टीशन के टाइम पर। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. ये जो व्यू वाले क्वेश्चन हैं इनको भी आप एक बार देख लेना। आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था, पर इतने कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं, ये 3-4 साल में एक बार आते हैं, पर फिर भी जो एक बार क्वेश्चन आ गया उसको तो देख लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये किसने कहा था? ये ग्रीनवेल ऑस्टिन ने कहा था। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, ये किसने कहा था? ये कैसी वेयर ने कहा था। ये वाला 101 वाला, और ये आपका किस में दिया गया है? आपका लक्ष्मीकांत में दिया गया है। ये वाला लक्ष्मीकांत में आपके नहीं दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लेना। हु इज इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले मैंने बताया था MN रॉय ने दिया था, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। और सबसे पहले किसने कही थी? मांग किसने करी थी? स्वराज पार्टी ने करी थी 1934 में, रांची में इसकी पार्टी हेल्ड करी गई थी। इट इज़ एन एग्रीमेंट बाई फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाई फ्री विल, ये किसके रिगार्डिंग कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कॉमनवेल्थ के एसोसिएशंस के रिगार्डिंग। कॉमनवेल्थ वाले देश कौन से हैं? कॉमनवेल्थ वाले वो देश हैं जिसपे पहले किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था। ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है, देख लेना आप। ये शायद जो चैप्टर के लास्ट में पॉइंट है उनमें दिया गया है। हाउ मैनी वीमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 15 मेंबर थे। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, तो आप ध्यान कर लेना इसको। कितने मेंबर थे विमेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 15 थी, यह आप अलग से ध्यान कर लेना। वो स्पीक ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज ए टाइनी रिपब्लिक, ये किसने कहा था? चार्ल्स मेटक्लेफ ने कहा था। क्या कहा था? कि इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज टाइनी रिपब्लिक। ये भी नहीं दिया गया, कहीं पर देखना पड़ेगा आपको। द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, पता ही होना चाहिए था आपको। तो ये वाला आपका एक यूनिट है, ये ख़त्म हो गई है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी इसके द्वारा। क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप बता देना, अगली वीडियो में इम्प्रूव भी हो जाएगा। धन्यवाद।